हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज आपका जो टॉपिक चल रहा है, व्यापारिक विधि और व्यापारिक अनुबंध 21/8/2020। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक वैध अनुबंध के कारण या तत्व या विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल जो 3 जो है अनुबंध के बारे में बता दिए गए थे, आज चौथा अनुबंध है पक्षकारों में अनुबंध की क्षमता। वैध अनुबंध के लिए पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, अर्थात वह पक्षकार वयस्क और स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। तो देखिए, पक्षकार माने पक्षकारों के अनुबंध की क्षमता होनी चाहिए। जो पक्षकार होते हैं उनमें अनुबंध करने के लिए वह तैयार होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, जो है स्वास्थ्य सही होना चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें भी जो है निर्भर करती है अनुबंध के लिए। उसमें क्षमता होनी चाहिए ये कार्य करने की। 5वां है सहमति। अनुबंध निर्माण के लिए पक्षकारों के मध्य सहमति का होना बहुत आवश्यक है, अतः ठहराव के सभी पक्षकारों की सहमति आवश्यक है। ठहराव के जितने भी पक्षकार हैं सभी के लिए सहमति बहुत ही जरूरी है। बिना सहमति के आप अनुबंध नहीं कर सकते, समझौता नहीं कर सकते, तो होना बहुत ज़रूरी है। ठहराव जब भी हो सका जब दोनों पक्ष जो है की सहमति होगी, तो सहमति होना भी बहुत ही ज़रूरी है। 6ठा है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति। पक्षकारों के मध्य सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या दबाव में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अनुबंध अगर आप कर रहे हो तो दोनों पक्षकार स्वतंत्र होने चाहिए, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होना चाहिए, सहमति से ही कार्य किया जाना चाहिए। उसके ऊपर किसी प्रकार उत्पीड़न, अनुचित या मिथ्या वर्तन या झूठे बातें करना या दबा धमकाना, डराना, ज़बरदस्ती जो है सहमति करवाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहमति दोनों पक्षकारों में स्वतंत्र रूप से होनी चाहिए, जो अपनी इच्छा से कर सके। उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती सहमति नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्ष में स्वतंत्र रूप से ही सहमति होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कपट, मिथ्या वर्णन या दबाव में नहीं होनी चाहिए जो सहमति, तो ये भी एक उसकी विशेषता है। वैधानिक प्रतिफल, जो लाभ है सभी को कानूनी रूप से सभी को बराबर मिलना चाहिए। वैध अनुबंध के लिए वैध प्रतिफल का होना बहुत ज़रूरी है, और बिना प्रतिफल के अनुबंध व्यर्थ है। इसलिए प्रतिफल से आशय है कुछ के बदले कुछ तो होना ही चाहिए। तो आप किसी के एक दूसरे के साथ समझौता कर रहे हैं, कुछ तो होना ही चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो वैधानिक उद्देश्य है अनुबंध निर्माण के लिए ठहराव का उद्देश्य वैधानिक और सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए। ये भी वैधानिक अनुबंध माने कानूनी अनुबंध होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, तो किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं हो। 9वां है निश्चितता होनी चाहिए। जो अनुबंध आप करें वो निश्चित होना चाहिए, तो अनुबंध में निश्चितता का होना बहुत अनिवार्य है। ठहराव की शर्तें, व्यर्थ और मूल्य, मात्रा, स्थान, निष्पादन की विधि जो है निश्चित होनी चाहिए, और निश्चित बातें होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आज के जो लेसन मैंने आपको करवाया है कि एक वैध अनुबंध में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि एक वैध अनुबंध में विशेषताएं, तत्व और कारण क्या है। नंबर 4, पक्षकारों के अनुबंध की क्षमता होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। इसके बाद जो मैंने पढ़ा है कि वैधानिक प्रतिफल होना चाहिए, वैधानिक उद्देश्य होने चाहिए, वैधानिक सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए, माने कानूनी रूप से सही होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो डिसीजन आप एक बार कर लिए वो डिसीजन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है एक वैध अनुबंध के लिए ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वैध अनुबंध के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। इसलिए मैंने आपको जो पढ़ाया है, पक्षकारों में मध्य अनुबंध की क्षमता होनी चाहिए,
कैपेसिटी होनी चाहिए, बीमार नहीं होनी चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर निर्भर करती है। सहमति होनी चाहिए, दो पक्षकारों के बीच में सहमति का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो दो पक्षकारों के बीच में भी सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं होगी तो वो सक्सेस नहीं होगा, उसको वैध अनुबंध नहीं माना जाएगा। इसलिए दोनों पक्षकारों के बीच में जो है सहमति होनी चाहिए, सही सहमति होनी चाहिए, जब जाकर के अनुबंध कहलाता है, नहीं अनुबंध नहीं कह सकते। पक्षकारों की शोषण से सहमति होनी चाहिए। किसी के ऊपर दबाव, धमकाना, डराना, धमकाना, मारना, पीटना, ऐसी चीज़ें उनमें नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षकार स्वतंत्र होने चाहिए। डिसीजन लेने में भी स्वतंत्र होनी चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आकर के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सहमति नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो भी एक निर्भर करती है। उसके बाद जो बताया कि वैधानिक प्रतिफल भी होना चाहिए। वैधानिक प्रतिफल जो होगा वो कानूनी होगा, और कानूनी में क्या हो कि फल दोनों को मिलना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों को फल होना चाहिए, दोनों को लाभ की प्राप्ति होनी चाहिए। इसके बाद वैधानिक एक उद्देश्य होने चाहिए, कानूनी होनी चाहिए, सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए, जब भी वो सक्सेस हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। और निश्चित उद्देश्य होने चाहिए, निश्चित जो है होना चाहिए, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो भी कार्य करना है वो निश्चित करना है। कोई दबाव, भूल, व्यर्थ मात्रा, दबाव आदि निष्पादन की जो है महत्वपूर्ण बात निश्चित होना चाहिए। किसी प्रकार कोई दबाव, निश्चय, मात्रा या स्थान जो भी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। इसलिए मैंने जो आपके लेसन जो पढ़ाया है आज वैध अनुबंध के बारे में, वो आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है या कोई टेंशन है या कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई पॉइंट जो है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छी राइटिंग में जो है कार्य आपको करना है। और कोई विद्यार्थी जो लापरवाह कर रहा है तो वो विशेषकर ध्यान रखे, अपनी पढ़ाई के प्रति जो है रुचि बनाए और पढ़ाई करें, ताकि आपका नुकसान नहीं हो, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए और अच्छे अंकों से आप पास हो सके। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। कल जो है आपको अगले टॉपिक कल करवाऊँगा। कल के बारे में जो है कुछ तो आगे के जो टॉपिक बचे हैं वो कल करवाएंगे। अब तक आज इतना ही है। जय हिंद।